हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार, राम राम, आदाब, सत श्री अकाल। जियो सैपियंस एकेडमी के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, आज एचपीएससी ने हरियाणा पीजीटी एग्जाम ज्योग्राफी सब्जेक्ट का आयोजित करवाया है। आज उस पूरे जो पेपर हुआ है, सब्जेक्टिव जो पेपर हुआ है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं, उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। किस प्रकार से सवाल पूछे गए हैं, क्या पैटर्न पकड़ा है, कैसे जो शब्द सीमा है उसको निर्धारित किया गया है, उन सब पर आज पूरे वीडियो में हम इस चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो को अपने साथियों तक, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, जो पीजीटी का एग्ज़ाम दे के आए हैं उनको भी, और जो हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, ताकि उनको आइडिया लगे एचपीएससी किस प्रकार के सवाल, सब्जेक्ट पेपर में किस प्रकार के सवाल पूछती है। ये जो पेपर है, इसका एनालिसिस करने से पहले मैं थोड़ी सी दो तीन बातों पर चर्चा कर लेता हूँ कि जो इसमें कॉपी है, जो उत्तर पुस्तिका है, वो किस तरीके से रखी गई है, उसका एक मैं थोड़ा सा नमूना यहाँ लेके आया हूँ। टोटल जो है 18 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन के लिए 4 पेज आवंटित किए गए हैं। वो 4 पेज कैसे हैं उसको थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके से पूरी जो आप सामने देख पा रहे हैं, जैसे यहाँ आपको प्रश्न पत्र तो मिलता ही है, साथ में जो उत्तर पुस्तिका मिलती है उसमें एक क्वेश्चन जैसे लिख दिया, उसके बाद में इस तरीके से पूरी स्पेस है। ये खड़ी लाइन साइड में है, ऊपर कोई लाइनिंग नहीं है, नीचे भी कोई लाइनिंग नहीं है, ये पूरी स्पेस है। आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना, आप यहाँ इस साइड में आप लिख सकते हैं उत्तर क्रमांक या जो भी। इसके बाद में पहला पेज हो गया, ये इसका दूसरा एक प्रश्न के लिए, ये दूसरा पेज हो गया। फिर आगे चलें, इसी तरीके से तीसरा पेज हो गया और ये चौथा पेज हो गया। तो 4 पेज आपको, 4 पृष्ठ आपको जो हैं दिए गए हैं एक क्वेश्चन के लिए। समय आपको पता ही है, लगभग 12 मिनट का समय निकल के आता है जब हम देखते हैं 3 घंटे में आपको जब 15 क्वेश्चन करने होते हैं। ये जो शुरुआत के पेज थे, इस पर तो आपकी जो डिटेल है, आपका नाम, आपका रोल नंबर, आपका जो सब्जेक्ट है, क्या कौन सब्जेक्ट का पेपर है, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी जाती हैं। ये इसमें कुछ निर्देश वगैरह जो भी दिए जाते हैं। ये कॉपी पर चर्चा करने के बाद में अब सीधे अब आते हैं प्रश्न पत्र की तरफ। क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं दोस्तों, जब इसका हमने एनालिसिस किया है, इस पर रिसर्च हमने की है, तो हमें पता चला है कि लगभग आधे सवाल जो है वो सीधे सवाल हैं। सीधे मतलब जो फैक्चुअल बेस हैं, आपको, आपने चीज़ें पढ़ी हैं किताबों के माध्यम से, तो आप एकदम से, हालांकि लैंग्वेज थोड़ी सी इसकी चेंज कर देते हैं, मतलब उसका जो पूछने का तरीका है, वो जो थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है जब आप क्वेश्चन को पहली बार पढ़ते हैं कि यार ये कुछ अलग क्या पूछ रहा है, लेकिन उसको आप जब अपने दिमाग में सवाल को अपने तरीके से समझते हैं तो आपको पता चलता है कि ये बहुत आसान सवाल है। तो लगभग आधे सवाल ऐसे हैं। कुछ सवाल जो है वो करंट से जुड़े हुए पूछ लिए गए हैं। जैसे पूछ लिया गया कि शहरों में जो बाढ़, मानसून के समय शहरों में बाढ़ आने का क्या कारण है। तो अभी वर्तमान में आपने देखा होगा किस तरीके से कई शहरों में बाढ़ बहुत ज़्यादा आई। ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को नहीं मिली, लेकिन शहरी क्षेत्रों में वो देखने को मिली। दूसरी बात, कुछ सवाल कंसेप्चुअल बेस पे पूछे गए हैं, अवधारणा पर आधारित पूछे गए हैं। और कुछ सवाल आपकी भूगोल में समझ कैसी है उसको जानने के लिए आपसे पूछे गए हैं। हम एक एक सवाल को पूरा लेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ आंसर की फॉर्मेटिंग नहीं बताऊंगा कि किस तरीके से इंट्रोडक्शन रखना है, कैसा कंक्लूजन रखना है। बस जो मेन बॉडी है, उसमें जो प्रश्न की डिमांड है, उसको किस तरीके से पूरा करना था, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ये चीज़ें देखो, सिंपल सी बात है कि 150 नंबर का ये पेपर है, 3 घंटे का समय मिला है, 18 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन आपको करने थे। और जो कितने नंबर का एक क्वेश्चन है वो सामने लिखा रहता है, देखो आप देख पा रहे होंगे, 10-10 नंबर के सवाल जैसे हैं। कोई अतिरिक्त सीट नहीं मिलेगी, 72 पेज बहुत ज़्यादा होते हैं, आप वही भर दे, बड़ी बात है। उसके बाद में जो मीडियम आपको, जहाँ आपने फॉर्म भरते टाइम जो लिखा है, जैसे हिंदी मीडियम है, इंग्लिश, तो उसी में आपको लिखना है। और एक लास्ट में एक चीज़ इन्होंने लिख रखी है कि क्वेश्चन जो है वो हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में दिया गया है, बट अगर हिंदी में कहीं दिक्कत आती है तो इंग्लिश वाला जो है, जो ट्रांसलेशन है, इंग्लिश में जो लिखी हुई लैंग्वेज है, उसको सही माना जाएगा। ये इसका जो कुछ निर्देश थे। अब आते हैं पहले सवाल से। पहला सवाल आपके सामने है, क्योंकि इनको मैं पहले से ही इस कुछ हाईलाइट जो कीवर्ड है उनको करके लाया हूँ, ताकि समय कम लगे और ये वीडियो जो लंबी चलने वाली थी इसको थोड़ा सा जल्दी हम इसको समेट दें। पहला क्वेश्चन है, प्रत्यक्षवाद से आप क्या समझते हैं और इसने आधुनिक भूगोल में पद्धतिगत दृष्टिकोणों को किस प्रकार प्रभावित किया। तो जो पॉजिटिविज्म है उसके बारे में पूछ रहा है। इसकी जो स्टार्टिंग की जो क्वेश्चन की डिमांड है कि पॉजिटिविज्म क्या होता है, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है कि जो मैथोलॉजिकल अप्रोच है मॉडर्न ज्योग्राफी में, उसको किस तरीके से इसने चेंज किया है। तो दोस्तों, इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले तो जो प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म है, उसका क्या आधार रहा,
एक चिंतन फलक होता है। तो चिंतन फलक दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक तो उसका दर्शन क्या है और एक उसका विधि तंत्र क्या है। तो पॉजिटिविज्म प्रत्यक्षवाद का दर्शन क्या था, इसका जो विधि तंत्र या आधार क्या था, इस पर आपको चर्चा करनी थी। ऑगस्ट काम्टे ने इसको किस तरीके से डेवलप किया और कौन सी विचारधारा के विरोध में इसको ये जो है इसका इजाद हुआ, इन सबको बताते हुए आपको प्रत्यक्षवाद के बारे में ये चीज़ें जो है बतानी थी पॉइंट फॉर्मेट में। दूसरी बात करते हैं जो इसमें इसने थोड़ा सा आप इसको कहते हैं समझ आधारित जो चीज़ है, ये क्योंकि सीधे तौर पर आप इसको नहीं लिख सकते, थोड़ा सा आपको दिमाग इसमें लगाना पड़ेगा कि आधुनिक भूगोल में इसका क्या किस तरीके से इसने चेंज जो किया है। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं जो प्रत्यक्षवाद है उसका आधार एक तरीके से वैज्ञानिकता है, मैथ और जो स्टैटिक्स सांख्यिकी है। तो जैसे ही प्रत्यक्षवाद आता है भूगोल में एकदम से चेंज देखने को मिलता है, आधुनिक भूगोल में एकदम से चेंज देखने को मिलता है कि जो भौतिक भूगोल है उसका स्वरूप बदल जाता है, उसमें भौतिकी के नियम जो होते हैं उनको उपयोग में लिया जाने लगा और भूगोल के अंतर्गत गणितीय सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाने लगा। इस तरीके से कुछ जो आप इसकी फॉर्मेटिंग करनी थी, आपको पूरा आंसर लिखना था, इसकी डिमांड ये थी। फिर दूसरा सवाल हम देखें, दूसरा सवाल है बर्नहार्ड वारिनेस की कृति है जो उसकी बुक है ज्योग्राफिया जनरलिस ने किस प्रकार भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन की जो नींव रखी है और तथा इसका भूगोलविद्ताओं की आगामी पीढ़ी पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप इसको कह सकते हैं कि एक विद्वान की पुस्तक को लेके पूरा सवाल बना दिया गया। अब इसमें आपको जब आपने बर्नहार्ड वारेनियस को पढ़ा होगा तो बेसिकली ये सवाल बर्नहार्ड वारेनियस ने किस तरीके से भूगोल में चेंज जो लाए, जिनको द्वैतवाद का जनक कहा जाता है, द्वैतवाद के बारे में इस पुस्तक में उन्होंने मेंशन किया है कि भूगोल को दो भागों में उन्होंने बांटा, एक तो सामान्य और एक विशिष्ट भूगोल। यही सामान्य भूगोल आगे चल के जर्मन वासियों ने उसको क्रमबद्ध कह दिया और जो विशिष्ट है उसको उन्होंने प्रादेशिक भूगोल कह दिया। बहुत कम उम्र में इनका देहांत हो गया था, 28 वर्ष में वारेनियस साहब का देहांत हो गया था। तो ये अपनी पुस्तक में जो इनका पहला पक्ष है, जो भूगोल का जो पहला इनका द्वैतवाद में जो है सामान्य, उस पर इन्होंने बहुत अच्छे से चर्चा करी है। इसीलिए ये आप सामने दिख रहा है कि भाई भूगोल के क्रमबद्ध अध्ययन की नींव इसने रखी है, ऐसा हम मान सकते हैं। तो उस पर आपको इस पर पूरी चर्चा करनी थी, किस तरीके से क्या उसके एस्पेक्ट रहे और इसका भूगोलविद्ताओं की आगामी पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो जैसे जर्मन वासियों ने, जर्मन भूगोलविद्ताओं ने इसको कैसे लिया, उस पर आपको चर्चा करनी थी। दोस्तों जब आगे की तरफ आप जाएंगे देखेंगे अगला सवाल जो है हमारा कि अब ये दोनों सवाल आप थॉट से जो लिए गए हैं, थोड़े से जैसे पहले तो पूछ लिया गया कि भाई कोई कंसेप्ट क्या है और वो कंसेप्ट किस तरीके से चेंज लेके आया है, भूगोल में उसने क्या परिवर्तन लाया। दोनों सवालों की प्रकृति कुछ सेम सी आपको देखने को मिल रही होगी। अगला सवाल है बहुत सिंपल सवाल है जिसकी मैं बात कर रहा था कि सीधे सवाल पूछ लिए गए, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग तरीके से रख दी गई जिससे आपको लगे कठिन है, बट सवाल का साथ जो आपके सामने प्रश्न आता है सब्जेक्टिव पेपर में, सबसे पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, उसको अपने हिसाब से, उस प्रश्न को अपने हिसाब से अपने दिमाग में उसको एक व्यवस्थित तरीके से समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में समझ लीजिए और उसके बाद जब आप आंसर लिखने जाएंगे तो आप अच्छा लिख पाएंगे। सवाल है भूकंपीय तरंगों के अध्ययन ने पृथ्वी के कोर और मेंटल की खोज में किस प्रकार योगदान दिया। हालांकि पढ़ते ही थोड़ा दिमाग में क्लियर पिक्चर बन गई होगी कि ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना जब हम पढ़ते हैं तो उसका जो अध्ययन करने के दो स्रोत हम देखते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट जो सोर्स है उसमें हम जो सिस्मोलॉजी है या भूकंप विज्ञान है उसको पढ़ते हैं, किस प्रकार से भूकंपीय तरंगें पृथ्वी की आंतरिक परतों को समझने में योगदान करती हैं, उस पर आपको पूरी चर्चा करनी थी कि किस प्रकार जब भूकंपीय तरंग, भूकंप मूल से जब भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है तो उनके व्यवहार में किस प्रकार चेंज आता है। तो जो व्यवहार में उनके जो चेंज है, जो अंदर अपवर्तन हो रहे हैं एक परत से दूसरी परत में जाने पर, तो वो जो चेंज है व्यवहार में चेंज, वो बताता है कि पृथ्वी के अंदर अलग अलग घनत्व की परतें पाई जाती हैं। तो उस पर पूरा डिस्कस करना है, किस प्रकार से भूकंपीय छाया क्षेत्र बनता है, उसका आप डायग्राम इसमें बनाते तो ये आपका उत्तर अच्छा रहता। उसके बाद अगला सवाल जिसको मैं थोड़ा सा कठिन मान सकते हैं इसको, क्योंकि ये वही बात है, एक कंसेप्ट देके और फिर दूसरे 2-3 कंसेप्टों से इसको जोड़ने की आपको, ये आपके जो समझ है भूगोल में, जब आपकी समझ किस प्रकार डेवलप हुई है उस पर डिपेंड करता है इसका जो उत्तर देना। सवाल है समुद्र तल पर चुंबकीय विसंगतियों के अध्ययन ने समुद्र तल के विस्तार और प्लेट विवर्तनी को समझाने में किस प्रकार योगदान दिया।
तो सबसे पहले आपको चुंबकीय विसंगति का पता होना चाहिए। जो मैग्नेटिक एनामोलीज है वो क्या होती है, वो जो किस प्रकार से चुंबकीय पट्टी बनती है, किस प्रकार से चुंबकीय ध्रुवीयता का निर्माण होता है। तो चुंबकीय पट्टी है वो सममित दिखती है और उससे पता चलता है कि जो क्रस्ट का फैलाव हुआ है, समुद्र तल के जो क्रस्ट का फैलाव हुआ है वो सममित रूप से हुआ है, तो वो आधार प्रदान करती है जो अपना सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाले कंसेप्ट को। और इसके अलावा समुद्र तल में विस्तार के अलावा प्लेट विवर्तनिक को भी समझाती है। जब जब विस्तार हो रहा है तो इसका मतलब प्लेटों में गति हो रही है। ये इस पूरे कंसेप्ट को आपको लेके इस पे पूरा विस्तार से 10 नंबर का सवाल है, तो आपको लिखना था। पहले चुंबकीय विसंगति के बारे में ढंग से डिटेल में बताना था, फिर इन दोनों कंसेप्ट से, दोनों सिद्धांतों से इसको जोड़ना था। अगला सवाल, 5वां सवाल, बहुत सिंपल सवाल कि जलवायु परिस्थितियां मृदा निर्माण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। अब दोस्तों मृदा निर्माण, सबसे पहले आपको इसमें क्या करना है, मृदा निर्माण को बता दीजिए कि भाई मृदा निर्माण किस प्रकार से जटिल प्रक्रिया है, कैसे लाखों वर्ष लग जाते हैं मृदा को बनने में, किस तरीके से अपक्षय का इसमें योगदान रहता है, पैतृक चट्टानों का अपक्षय होता है, किस प्रकार से मृदा बनती है। तो ये आप जब शुरुआत करोगे इस तरीके से हो जाएगा। फिर जलवायु परिस्थितियाँ, इसका मतलब क्लाइमेटिक चीज़ें जो है, जो फैक्ट जो कारक हैं, उनका क्या योगदान है, कैसे चेंज करती हैं स्वरूप को। तो जब जलवायु का शब्द दिमाग में आता है तो हम जानते हैं जलवायु से तात्पर्य तापमान से, वर्षा से, इन सब चीज़ों से होता है। तो कैसे तापमान, अब जब तापमान की बात करते हैं आप इसमें लिखते, तो तापमान में आपको बताना था कि कैसे भौतिक अपक्षय को ये तापमान जो है वो प्रेरित करता है, उसको ट्रिगर करता है। और जो वर्षा की बात आती है तो वर्षा में आप लिखते हैं किस प्रकार से रासायनिक अपक्षय को ये जो है बढ़ा के और मिट्टी के निर्माण में योगदान देता है। तो इस पर आपको चर्चा करते हुए ये आपको बढ़िया तरीके से बताया था। फिर अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है कि पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर सूर्य तप की मात्रा निर्धारित करने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं। बहुत सिंपल सवाल, इसको आप कहते हैं, एक जो अपन पढ़ते हैं क्लाइमेटोलॉजी पढ़ते हैं, सूर्य तप की जब बात चलती है तो सूर्य तप को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ते हैं, बस वही इसमें लिख देने हैं आपको। जो प्राथमिक कारक कौन कौन से हैं, जैसे कि ऊंचाई, अक्षांश, सूर्य की किरणों का तिरछापन, ये सब चीज़ों के बारे में जो पॉइंट बना के आप इसको डिटेल में ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना था। इसके अलावा मेघाच्छादन जो है, बादल का जो आवरण होता है वो किस तरीके से सूर्य तप को प्रभावित करता है। तो ये कुछ प्राथमिक कारक हैं जिनको आपको डिटेल में बताना था पॉइंट फॉर्मेट में। अगला सवाल जो है वो है प्रवाल भित्तियों के अस्तित्व के लिए जलवायु परिवर्तन किस प्रकार खतरा उत्पन्न करता है। ये सवाल थोड़ा सा आप इसको कंसेप्ट बेस कह सकते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो प्रवाल भित्ति हैं उनके लिए, उनके जीवन के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं, प्रवाल के लिए जो आवश्यक दशाएं हैं वो कौन सी होती हैं। समुद्री तापमान, एक आदर्श तापमान कितना होना चाहिए, उस आदर्श तापमान में प्लस माइनस यानी कमी अधिकता होने पर किस प्रकार से इनको नुकसान पहुँचता है, इनकी मृत्यु हो जाती है प्रवालों की, जिससे प्रवाल व्यंजन की एक नई चीज़ निकल के आती है, प्रवाल व्यंजन के नाम से जिसको हम जानते हैं। जो सहजीवी है उनको नुकसान पहुंचता है प्रवालों के जो हैं। तो इस पर आपको बढ़िया तरीके से चर्चा करनी थी, आपको बताना था पूरी आदर्श स्थितियों को बताते हुए। फिर जलवायु परिवर्तन कैसे उसमें चेंज ला रहा है। तो जलवायु परिवर्तन में हम पहली बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग से जो है समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उसकी जो आवश्यक दशाएँ हैं, जो आदर्श दशाएँ हैं प्रवाल भित्ति के लिए, प्रवाल के लिए, उसको खतरा पैदा होता है। दूसरी बात हम कर सकते हैं, जो क्लाइमेट चेंज में हम देखते हैं किस तरीके से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का जब स्तर बढ़ता है तो वो CO2 जो है वो समुद्र में घुल के और अम्लीकरण को जो है योगदान देती है, और अम्लीकरण से इनकी जो ढांचा है, प्रवाल भित्तियों का जो ढांचा है, उसको नुकसान पहुंचता है। इसके बाद में कुछ जो तूफानी गतिविधियाँ वगैरह होती हैं उनसे भी समुद्र के जल की जो गति है उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, और इसको अपने इस पे जो क्या कहते हैं इसको प्रवाल भित्तियों को किस प्रकार से वो प्रभावित करते हैं। तो ऐसे कुछ जो पॉइंट आपके दिमाग में आ रहे होंगे, आपने बढ़िया तरीके से किया होगा। मैं बस थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बनाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि अभी आने वाला जो एग्जाम है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें भी आपके दिमाग में रहे कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं HPSC के द्वारा और उनके आंसर किस तरीके से रह सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि ने नाइट्रोजन चक्र को किस प्रकार प्रभावित किया है तथा इसके पारिस्थितिक परिणाम क्या हैं। अब देखो दो चीज़ें हो गई, एक तो वाणिज्यिक कृषि होगी, तो आपको पता होना चाहिए वाणिज्यिक कृषि क्या होती है, उसमें किस तरीके से रासायनिक उर्वरकों का और केमिकल्स का उपयोग किया जाता है, और नाइट्रोजन चक्र क्या होता है। तो दोनों की जब समझ आपके दिमाग में होगी, दोनों को आप जानेंगे तो उन दोनों को जोड़ना है। जैसे वाणिज्यिक कृषि में आपको पता है बढ़िया रासायनिक उर्वरकों का बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, और यूरिया की मात्रा अगर आधिक्य में चली गई है खेत में, जिसमें कृषि हम कर रहे हैं उसमें,
तो वो जो पादप हैं वो आदिक के मात्रा को नहीं ग्रहण करते हैं, तो वो जो यूरिया है, उसकी जो नाइट्रोजन है वो मिट्टी में रह जाती है और वो मिट्टी में बह के जल स्रोतों की तरफ पहुंच जाती है। जल स्रोतों की तरफ जब पहुंचती है तो वहाँ जल प्रदूषण का काम करती है जो नाइट्रोजन है। यूट्रिफिकेशन आप सब समझते होंगे, सुपोषण जिसे कहते हैं, उससे जलीय जीवों को हानि होती है, जलीय जीवों की मृत्यु होती है, तो एक नुकसान ही हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा हम बात करें, हाँ, चूंकि ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन को भी ट्रिगर करता है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड हम जानते हैं एक ग्रीन हाउस गैस है, और ग्रीन हाउस गैस से फिर ग्लोबल वार्मिंग वगैरह और उन पर सब पे फिर इम्पेक्ट पड़ता है, ओजोन की परत को नुकसान पहुंचता है, वो सारी चीज़ें हम जानते हैं। तो कुल मिला के जल प्रदूषण और जैव विविधता को हानि, और जो एक जलवायु दृष्टिकोण से देखेंगे अपन तो उसको किस तरीके से नुकसान पहुंचता है, इसमें आपको ये चीज़ें बतानी थी। और उसके बाद चलते हैं, अगला जो अपना क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है, भारत की भौगोलिक स्थिति ने हिंद महासागर में एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में इसकी भूमिका को किस प्रकार आकार दिया है। अब ये थोड़ा सा हिंद महासागर की भू राजनीति से सवाल पूछे लेगा, थोड़ा सा इसको आप टिपिकल इसको मान सकते हैं। आपको बताना है कि भारत की जो भू भौतिक स्थिति है, हिमालय क्या, जो ये अपना हिंद महासागर है उसके साथ में जो भू भौतिक स्थिति है वो किस प्रकार से इसकी जो स्थिति है, जो रीजनल इसको क्या नाम है, शक्ति पावर के रूप में डेवलप करती है। इसको समझने के लिए दिमाग में थोड़ा सा रख लो कि जब किसी बड़े महासागर का नाम एक देश के नाम पर रख दिया जाए तो सीधी सी बात है उसकी भौतिक स्थिति काफ़ी कुछ जो है उसको निर्धारित करती है। अब पावर जो है शक्ति के रूप में, क्षेत्रीय शक्ति के रूप में कैसे भूमिका इसकी रहती है, उसके लिए आप इसमें दो चार चीज़ें इस तरीके से बता सकते हैं। एक तो जो भारत की जो भौतिक स्थिति में सबसे पहले बात करते हैं सीमा की, तो जो भारत की सीमा है, जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, तो ये इतनी बड़ी लंबी सीमा जो है हिंद महासागर में लगती है। इसके अलावा जो द्वीप हैं उन द्वीपों की सीमाओं को मिला दें तो लगभग 7500 किलोमीटर के आसपास हिंद महासागर में आपको भारत की सीमा देखने को मिलती है। तो इतनी बड़ी सीमा जब साथ में ये बाउंड्री रख रहा है एक महासागर के साथ में, इसके अलावा जो हम देखते हैं किस प्रकार से मलक्का जल संधि से और हारमुज जल संधि तक का पूरा जो एक पूरे विश्व का व्यापारिक जो एक नेटवर्क है, जो परिवहन रूट है, उसके दौरान भी भारत जो है बीच में इस मध्य स्थिति में देखने को मिलता है, तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। फिर उसके बाद में कुछ बंदरगाहें हैं, भारत के इम्पोर्टेंट बंदरगाहें, वो क्योंकि महासागरीय स्थिति है, जो सीमा इतनी बढ़िया सीमा रेखा है, इतनी ज़्यादा लंबाई की सीमा रेखा है हमारे पास जलीय सीमा, तो उसकी वजह से बंदरगाह भी हमारे पास खूब अच्छी मात्रा में विकसित हो रखे हैं। ये सब चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी थी। अगला सवाल, अरावली। अभी देखो ये सवाल थोड़ा सा कंसेप्ट बेस किस प्रकार से आपको आता है, बस क्वेश्चन को समझना है, प्रश्न को समझना है, और अपने हिसाब से जब उस सवाल को समझ के आप अपने दिमाग में एक प्रॉपर जो उसका फ्रेम बना लेंगे तो वो आप उत्तर भी बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। अरावली पर्वतमाला की भूवैज्ञानिक संरचना विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक होने के उसके दर्जे को किस प्रकार दर्शाती है, और तथा इस प्राचीन उत्पत्ति का समर्थन कौन से साक्ष्य करते हैं। तो इसको जब आप पढ़ोगे तो आपके समझ में इतना आएगा कि हमें इसमें बताना है कि अरावली पर्वतमाला जो है वो सबसे पुरानी पर्वतमाला है, तो वो पुरानी पर्वतमाला क्यों है उसका साक्ष्य हमको देना है, उसके बारे में हमको बताना है। तो आप जब इसके बारे में लिखने जा रहे होंगे, लिखा होगा आपने, तो इसमें सबसे पहले तो आपको बताना था कि जो चट्टानें हैं, अरावली की चट्टानें किस प्रकार से सिस्ट और जो ग्रेनाइट चट्टानें इसको बताती हैं कि ये पुरानी एक स्थलाकृति हो सकती है। दूसरा, क्योंकि ये पता चलता है कि वलित पर्वत है, और वलित पर्वत है तो इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन ऊंचाई इसकी हम अभी अवशिष्ट पर्वत के रूप में अभी हमें देखने को मिलता है। और ये भी बताएगा कि भाई जब अवशिष्ट पर्वत के रूप में, इसका मतलब कई करोड़ों साल तक इस पर जो है अपरदन शक्तियों ने काम किया है, तब जाके ये अब छोटी मोटी जो चोटियों के रूप में, पहाड़ियों के रूप में हमको दिखाई दे रहा है। तो एक साक्ष्य हो सकता है। अब जब बलित पर्वत है तो भाई बलित पर्वत होने के बाद में सिंपल सी बात है, दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। बलित पर्वत का मतलब ये होता है तो दो प्लेटें आपस में टकरा रही हैं तो ज्वालामुखी भूकंप जैसी गतिविधियां भी होनी चाहिए। हम देखते हैं अरावली जो है वो भूकंपीय, शांति और प्लेट परिवर्तन के रूप से बहुत स्थिर है, तो ये भी एक प्रमाण, इसको हम साक्ष्य कह सकते हैं कि ये पुरानी है। इसके अलावा जो साइंस में कुछ चीज़ें चलती हैं कि भाई जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग होती है उससे हम चट्टानों की आयु पता कर सकते हैं, तो उससे भी पता चलता है कि ये कितनी पुरानी हो सकती है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करने के बाद में
जो अगला सवाल है, हाँ इस तरीके से इसको आपकी फॉर्मेटिंग इसका आंसर रखना था। अगला सवाल है मध्य भारत की, ये थोड़ा सा सिंपल सवाल है, इसको आप मान सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि अमरकंटक की जो चोटी है, अमरकंटक जो पठार है, वो किस प्रकार से भारत की जो प्रमुख नदी है उनके उद्गम के रूप में हमें दिखाई देता है, उसकी भूमिका क्या है, और पठार की स्थला करती नदियों के अपवाह प्रतिरूप को किस प्रकार प्रभावित करती है। तो हम जानते हैं कि जो मैकाले पर्वत है उसकी सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। अमरकंटक से कई नदियाँ, प्रमुख नदियाँ, सोन नदी, नर्मदा नदी, इस प्रकार की कुछ नदियाँ वहाँ से उत्पन्न होती हैं। जो अमरकंटक है वो एक जल विभाजक का काम करता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है वो खूब अच्छी है। तो ये जल विभाजक का काम करते करते ये अरीय प्रतिरूप, जो रेडियल एक पैटर्न है उसको बनाता है अपने जल अपवाह तंत्र का। तो जो ये अमरकंटक पर, इसको पहले आपको इसके बारे में बता देना था कि इसकी चोट, ऊंचाई, सारी चीज़ें मेंशन करके कहाँ पर स्थिति है इसकी, और फिर कौन कौन सी नदियाँ निकल रही हैं उनको उनको डिस्कस करते हुए कहाँ के, जैसे हम बात करें सोन नदी पूर्व की तरफ चली जाती है, नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ चली जाती है, अरब सागर में गिर जाती है। इन सब चीज़ों पर चर्चा करके इस सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता था। फिर अगला सवाल है पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत में शीत ऋतु के मौसम के स्वरूप को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, तथा इस क्षेत्र की समग्र जलवायु परिवर्तनशीलता में उनकी क्या भूमिका है। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका क्या रोल है शीत ऋतु में, वो किस तरीके से भारत की जलवायु को चेंज करता है। जब जब आप इसमें उत्तर लिख रहे होते तो आप उसमें बताते कि भाई किस प्रकार से भूमध्य सागर में पश्चिमी विक्षोभ जो है उत्पन्न होते हैं, और जेट स्ट्रीम के द्वारा यहाँ पर जो भारतीय क्षेत्र में, भारतीय उपमहाद्वीप में लेके आए जाते हैं, तो वो हिमालय पर्वत किस प्रकार से उसको दो शाखाओं में बांट देता है। उसके बाद में जो दक्षिणी शाखा है वो किस प्रकार से जो उत्तरी भारतीय मैदान है, पंजाब है, राजस्थान है, उत्तरी राजस्थान है, वहाँ पर शीत ऋतु में वर्षा का कारण बनती है। अब शीत ऋतु में जब वर्षा होगी तो सीधी सी बात है वो तापमान को गिरा देगी। तो जलवायुगत अपन चीज़ें देखें तो तापमान को किस तरीके से गिरा देती है, और इसका इम्पैक्ट अपन एग्रीकल्चर भी देखते हैं कि किस प्रकार से गेहूं की खेती के लिए ये एक वरदान की तरह काम करती है। इसलिए इसको गोल्डन ड्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। पश्चिमी विक्षोभ से जो होने वाली बरसात है जिसको मावठ भी कहते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें चर्चा कर सकते थे। फिर अगला सवाल जो है कि ये सिंपल सवाल है, आप जब देखोगे, मैं जिस हिसाब से बता रहा था कि आधे सवाल लगभग सीधे सीधे पूछे गए, तो इसमें एक सवाल भी ये भी है, भारत में पाई जाने वाली लेटराइट मिट्टी के प्रमुख भौतिक और रासायनिक गुण बताइए। अब जब आप नॉर्मल एनसीईआरटी किताब भी देखोगे, 10th क्लास की किताब, जो 10th जो क्लास है उसकी एनसीईआरटी किताब भी देखो, तो वहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा लेटराइट मिट्टी में। जैसे अच्छा भौतिक की बात कर रहा है तो आपको बताना है उसकी संरचना कैसी है, उसका रंग कैसा है, उसका गठन किस तरीके से हो रखा है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करनी है। जब वो रासायनिक की बात कर रहा है तो आपको बताना है कि कौन कौन से जो उसमें खनिज हैं उनकी कमी है, कौन से खनिजों की उसमें अधिकता है, मिट्टी क्षारीय है या अम्लीय है, इन सब पक्षों पर आपको पूरा डिस्कस करना था। उसके बाद में अगला सवाल जिसको मैंने स्टार भी लगा रखा है, ये सवाल आपको जब पढ़ोगे आपको लगेगा यार ज्योग्राफी से तो क्या है, ये तो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बॉटनी का सवाल आ गया क्या। इसमें पूछ लिया गया है भारत में मैंग्रोव वृक्षों में से भारत में मैंग्रोव वृक्षों के वे कौन से अनोखे अनुकूलन हैं जो उन्हें तटीय लवणीय वातावरण में पनपने में सक्षम बनाते हैं। तो अब बेसिकली इसमें आपको मैंग्रोव जो वनस्पति है, जो वृक्ष हैं, उनकी जो विशेषताएं वो बतानी है। अब जैव भूगोल के अंतर्गत इसको हम मान सकते हैं, वहाँ से इसको इस तरीके से पूछा गया होगा। तो आपको बता रही थी जैसे मैंग्रोव वन है उनमें कुछ पर्टिकुलर विशेषता पाई जाती हैं, जैसे न्यू मेटाफेरस, जिसमें उसकी जड़ें जो हैं वो पानी से बाहर आ जाती हैं ऑक्सीजन के लिए। तो एक तो वो चीज़ है जो उसको वहाँ पनपने में मदद करती है। दूसरी चीज़ हम देख सकते हैं जो साल्ट टॉलरेंस है, लवण सहिष्णुता, उसकी एक विशेषता होती है, क्योंकि हम देखते हैं समुद्री और जो नदीय क्षेत्र है जहाँ जहाँ मिलन होता है वहाँ पर इसको हम ये अपने देखने को मिलते हैं मैंग्रोव वन। तो मैंग्रोव वन जो है वो समुद्री लवणता को भी बढ़िया उसको किस तरीके से मेंटेन करते हैं। जब ग्रहण करते हैं उसका आधिक्य हो जाता है तो पत्तों के माध्यम से फिर उसको गिरा भी देते हैं। तीसरी एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, वो प्रॉप रूट करके प्रॉप रूट, इसको सपोर्ट रूट भी कहते हैं, क्योंकि मैंग्रोव वन जो है वो मड़ी क्षेत्र, कीचड़ वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। तो उसको स्थिरता, इतने बड़े पेड़ को स्थिरता प्रदान करने में जो उसकी प्रॉप रूट्स हैं जिसको सपोर्ट रूट कहते हैं वो योगदान करती हैं। तो इस वृक्ष के अंदर प्रॉप रूट्स पाई जाती हैं जो कि इसको स्थिर बनाए रखती हैं। और एक
विवी परिप्रजनन करके होता है। इसमें क्या होता है, जो उसका वृक्ष है, पेड़ है, उस पर ही प्रजनन हो जाता है, वहीं पौधा पनपने लगता है और कुछ समय बाद जो है वो नीचे गिर के फिर उसको जो है बड़ा वृक्ष के रूप में दिखाई देता है। तो ये इसकी कुछ 4-5 विशेषताएं बता के इसको करना। ये थोड़ा सा आप मान सकते हैं कठिन सवाल जिसको हम कह सकते हैं। अगला सवाल जो है आपको एकदम सीधा सीधा सवाल, डायरेक्ट सवाल, ना इसमें कहीं दिमाग लगाना कुछ भी, कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो 1972 जो वन्य जीव अधिनियम है उसकी विशेषता बतानी है कि उसकी क्या क्या उसमें उद्देश्य रखे गए, किस प्रकार से वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों के आवासों का संरक्षण, किस प्रकार से शिकार पर प्रतिबंध, उसके लिए कठोर प्रावधान रखे गए, उन सब चीज़ों पर किस प्रकार से वन्य जीवों का वर्गीकरण किया गया इस अधिनियम के अंतर्गत, वो सारी विशेषताएं आपको बढ़िया शानदार पॉइंट फॉर्मेट में बतानी थी। उसके बाद अगला सवाल जिसका मैंने जिक्र किया भी था कि किस प्रकार से करंट से जोड़ते हुए सवाल पूछ लिया गया है कि मानसून के महीनों के दौरान भारत में शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के प्रमुख कारण क्या हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है कि मानसून जब आता है, बरसात भारत में बढ़िया मात्रा में होती है, तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, इसके क्या कारण है। तो शहरी क्षेत्रों में बाढ़ के कारण जानने के लिए हमें शहरी क्षेत्रों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको देखना पड़ेगा। हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो पानी का निकास है, समुचित नाली जो निकास है वो प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा है। अतिक्रमण, जो निकास के जो स्थान है, जो छोटी छोटी नदियां हैं वहाँ पर अतिक्रमण हो गया है, घर बना दिए गए हैं, बिल्डिंग्स बना दी गई हैं। जो कचरे हैं, कचरे का ढेर है, उसका निस्तारण समय से नहीं हो रहा, तो वो भी पानी के जो बहाव है उसको रोकता है। इसके अलावा और देखें तो अतिवृष्टि, अब चूंकि ये वैसे तो मैन मेड प्रॉब्लम है, मानव जनित ये प्रॉब्लम मान सकते हैं शहरों के अंदर जो बाढ़ आती है, लेकिन ये कब होती है, बाढ़ कब आती है, जब वर्षा भी ज़्यादा हो। एक फैक्टर ये भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। फिर 15वां सवाल, भारत में आंतरिक प्रवास को बढ़ावा देने वाले मुख्य कारक क्या है। बहुत सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। भारत में आंतरिक प्रवास हम देखते हैं 4 धाराओं में होता है, गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से शहर, शहर से गांव। इस प्रकार से भारत में जो आंतरिक प्रवास है देखने को मिलता है। अब उन चारों को लेते हुए या तो आप अलग अलग बता दो किसका कारण क्या है, किसका, या फिर आप पर्टिकुलर बस सिंपल बता दो कि ये 4 धाराएं होती हैं और जो उसके कारण है कि भाई रोजगार, गांव में रोजगार की जो है वो उपलब्धता नहीं है तो शहरों में जाते हैं, शिक्षा के लिए, शिक्षा के अवसरों के लिए, स्वास्थ्य की सुविधाएं जो है शहरों में ज़्यादा मिलती हैं। इन सब चीज़ों के लिए एक जो गांव से गांव वाले जो धारा है प्रवास की, उसके लिए आप बता सकते हैं। नॉर्मली हम देखते हैं वैवाहिक जो अपनी कल्चर है उसमें किस तरीके से महिलाओं का प्रवास एक गाँव से दूसरे गाँव की तरफ देखने को मिलता है। और सामाजिक सांस्कृतिक कारण कुछ हो सकते हैं, तो उन सब चीज़ों को आपको बढ़िया तरीके से बताना था। अगला सवाल, अब देखो ये थोड़ा सा रिपोर्ट से पूछ लिया गया कि वैश्विक मानव सूचकांक जो इंडेक्स होता है, जो स्केल है, उसको उसमें पर भारत की स्थिति को बढ़ाने के लिए किन विशिष्ट क्षेत्रों में सुधार किया जा सकता है। तो सिंपल सी बात है, आपको पता होना चाहिए कि जो ये अपना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसका आधार क्या है। जिन चीज़ों को आधार बना के इंडेक्स निकाला जाता है उनमें ही अगर हम ग्रोथ कर लें तो भारत की स्थिति सुधर जाएगी। आधार क्या क्या है इसके, जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, जीवन स्तर हो गया, इन सब चीज़ों में हम सुधार करें। इसके अलावा महिला जो असमानता है, जेंडर जो इनइक्वालिटी है, उस पर भी हम सुधार करें, उसको भी महिलाओं की सशक्तिकरण की बात कर काम करें, तो इसको हम बढ़िया कर सकते हैं। अगला सवाल सिंपल सा, ये भी, भारत में राष्ट्रीय जल मार्गों के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो भारत में जल मार्गों के महत्व पर प्रकाश डालना है, तो सीधा सीधा सा जो जल परिवहन है उसका क्या महत्व, वो इसको आपको थोड़ा सा लिंक करवा देगा कि सबसे पहले तो जो अपना सड़क परिवहन है उससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, तो उसका ये विकल्प हम देखें तो जल परिवहन है। जल परिवहन से प्रदूषण नाम मात्र होता है। दूसरा, जल परिवहन बहुत सस्ता होता है। तीसरा, कनेक्टिविटी को बढ़ा देता है। जब अंतःस्थलीय ये पूरा सिस्टम बन जाता है तो कनेक्टिविटी बढ़ती है। चौथा, हम बात करें निर्यात को और आयात को जो है इससे बढ़ावा मिलता है, क्योंकि बंदरगाहों तक इसकी पहुंच हो जाती है, तो बाहर से जो आने वाली चीज़ें उसको हम बंदरगाहों इस रूट के माध्यम से अंदर तक जो अंतःस्थलीय क्षेत्र हैं उन तक ला सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप इसको इस क्वेश्चन में आप डिस्कस कर सकते थे। उसके बाद में अगला सवाल है, ये थोड़ा, हाँ ये सवाल आप इसको कठिन कह सकते हैं, थोड़ा सा आपकी समझ जो है क्षेत्रीय असमानता, विद्युत उत्पादन और खपत में क्षेत्रीय असमानता है किस प्रकार से है। उसके बाद में भारत में जो राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड है उसकी दक्षता को कैसे ये प्रभावित करती है। तो आपको बताना था कि जो उत्पादन में और खपत में क्षेत्रीय असमानताएं, उससे किस तरीके से दिक्कत आती हैं, हमारी जो विद्युत ग्रिड प्रणाली है उसमें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो एक जगह तो मान के विद्युत का जो है उत्पादन अधिक मात्रा में हो रहा है, एक जगह कम मात्रा में हो रहा है, तो जहाँ अधिक हो रहा है अधिशेष है, वहाँ से कम मात्रा की तरफ अगर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ट्रांसमिशन जो होता है
इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन के दौरान इलेक्ट्रिसिटी का बहुत लॉस होता है। तो एक तो नुकसान ही हो जाएगा लॉन्ग डिस्टेंस पे हम जाएँ तो। दूसरा, जहाँ पर अधिशेष है, जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में जो है उत्पादन हो रहा है, वहाँ पर जो है बिजली की कीमतें कम रहेंगी, और जहाँ पर नहीं हो पा रहा वहाँ बिजली की कीमतें ज़्यादा रहेंगी। उसके अलावा अगला जो सवाल है उसको इसमें इस तरीके से कुछ आप पॉइंट 3-4 पॉइंट बता सकते थे। और एक पॉइंट इसमें पावर सप्लाई और डिमांड वाला वो हो सकता है, उसको आप रख सकते हैं। मतलब 3-4-5 पॉइंट आपके जो दिमाग में आए होंगे आपने वो लिखे होंगे। मैंने भी थोड़ा सा आइडिया दिया आपको किस तरीके से रह सकता था। ये थोड़ा सा कठिन सवाल की श्रेणी में इसको मान सकते हैं। अगला सवाल, भारतीय शहरों में मलिन बस्तियों की संख्या में वृद्धि के प्राथमिक कारण क्या हैं? तो जो कच्ची बस्तियां होती हैं शहरों के अंदर दिखाई देती हैं, मलिन बस्तियां, वो कैसे बढ़ रही हैं, क्यों बढ़ रही है, उनके क्या कारण है, उसको हमें इसमें जिक्र करना था, बताना है। तो एक तो बता सकते हैं ये प्रवास, जो रोज़गार के लिए प्रवास होता है, गांव से जो शहर में लोग आते हैं उनके पास कोई भूमि आधार नहीं होता, ज़मीन नहीं होती गांव शहर में रहने के लिए, तो फिर क्या करते हैं, जो कच्ची बस्तियां धीरे धीरे डेवलप हो रही है वहीं झोंकी झोंपड़ियों में वो रहने लग जाते हैं। दूसरा, आय की असमानता इसमें कह सकते हैं। एक एक तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनका आय का स्तर बहुत ज़्यादा है, कम है, तो इस वजह से भी जिनका स्तर कम है आय का, वो बेचारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर रहते हैं। इसके अलावा जो अपर्याप्त किफ़ायती आवास की बात मैंने कर दी भाई, क्योंकि आज रहने के लिए आवास की व्यवस्था नहीं है। ग्रामीण शहरी प्रवास, फिर शहरीकरण की तेज़ गति जो है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। शहरीकरण बढ़ता जा रहा है, शहरों में जो है वो बिल्डिंग्स वगैरह जो है जो जिसे कहते हैं अपन फ्लैट वगैरह सिस्टम जो चल रहा है, वो कल्चर चल रही है, वो बढ़ रहा है। तो फिर उसकी वजह से ये सिमट रहे हैं एक तरफ, एक कोने में। फिर वो जो गरीब लोग हैं, जो श्रमिक लोग हैं, वो झुग्गी झोंपड़ियों में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण को लेकर ये सवाल पूछा गया है कि भारतीय शहरों में वायु प्रदूषण के प्राथमिक स्रोत क्या हैं? तो ये भी सीधा सपाट सवाल है, कुछ नहीं इसमें आपको बता देना है कि स्रोत, जो वायु प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं वो यहाँ आपने जब पढ़ा होगा वायु प्रदूषण, तो बता देने किस प्रकार से वाहनों से प्रदूषण निकलता है, किस प्रकार से फैक्ट्री इंडस्ट्री शहरों में लगी उनसे प्रदूषण होता है, किस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन काम होते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, तो उनसे धूल के कण जो है वो वायुमंडल में आते हैं, उनसे कैसे वायु प्रदूषण होता है। इसके अलावा घरेलू उत्सर्जन वैसे शहरों में देखने को कम मिलता है, पर फिर भी ईंधन वगैरह को जलाते हैं तो भी वायु प्रदूषण होता है। कचरा जो है उसको हम देखते हैं उमन शहरों में निस्तारण ढंग से नहीं हो पाता, तो उसको खुले में जला दिया जाता है, तो उससे भी वायु प्रदूषण देखने को मिलता है। अगर जो कुछ ये अपनी पराली वाली जो कल्चर देखते हैं, पराली जलाने की, जो हम देखते हैं कि दिल्ली में किस तरीके से जो हरियाणा वाला एरिया है वहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में पराली को जलाते हैं, तो उससे दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन होता है, तो ये एक कारण आप बता सकते हैं। ऊर्जा उत्पादन में कोयला आधारित जो प्लांट होते हैं उनके द्वारा भी वायु प्रदूषण होता है। ये सारी चीज़ें आप इसमें पॉइंट वाइज बता देते। फिर आता है लास्ट सवाल, ये थोड़ा सा, अब चूंकि इस 18 सवाल हैं, 18 में से आपको 15 करने होते हैं, तो जो जो आपको लगा होगा कि यार ये कठिन सवाल है वो आपने जाहिर सी बात है छोड़ दिया होगा। तो ये 18वां सवाल भी मुझे लगता है ये ज़्यादा इस पर, अगर आपकी करंट अच्छी है, अगर आप जो है इकोनॉमी आपकी अच्छी है, करंट अच्छी है, उस पर आपकी अच्छी पकड़ है, तो इस पर आप कर सकते थे। सवाल है कि भारत के विभिन्न भागों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA 2013 की भूमिका पर प्रकाश डालें। अब सबसे पहले तो आपको खाद्य सुरक्षा के बारे में पता होना चाहिए, फूड सिक्योरिटी क्या होती है। फिर उसके बाद में जो NFSA एक्ट आया, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में, उसके क्या प्रावधान थे, वो किस तरीके से इसको खाद्य सुरक्षा को भारत में देने में सफल रहा, उसमें आपको बताना है कि जो NFSA लाया गया, क्यों लाया गया, कि भारत में जो भुखमरी है, कुपोषण है, उसको दूर करने के लिए लाया गया, सस्ती दरों पर जो है खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए लाया गया, किस प्रकार से महिला को इसमें आगे रखा गया, महिला को परिवार का मुखिया माना गया, जो राशनिंग जो प्रणाली है उसको किस तरीके से इसके माध्यम से सरल किया गया, ये सब चीज़ों पर आपको चर्चा करनी थी। सब्सिडी मुक्त जो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है, इसके माध्यम से मातृ शिशु पोषण का ध्यान दिया जा रहा है, और प्रति व्यक्ति 5 किलो प्रति महीने जो आवश्यक पोषण जितना होना चाहिए उतना इसके माध्यम से सस्ती दरों पर इसको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको बतानी थी कि NFSA में जो जो चीज़ें प्रावधान रखे गए हैं वो कैसे खाद्य सुरक्षा को भारत में रखने में सक्षम रहा है, कैसा उसका इम्पैक्ट पड़ा है। फिर आता है लास्ट सवाल कि भारत ने अपने निर्यात आधार में विविधता लाने तथा व्यापार संतुलन में सुधार लाने के लिए हाल के समय में कौन सी रणनीतियाँ क्रियान्वित की गई। तो सबसे पहले निर्यात आधार, किस तरीके से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए काम किए जा रहे हैं, और व्यापार संतुलन,
व्यापार घाटा जो है उसको कम करने के लिए सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। तो ये करंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसमें आप चीज़ें लिख सकते थे कि जैसे कि आप बताते हैं इसमें जो प्रोत्साहन योजना चलाई जा रही है, जो घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उत्पादन की जो इकाइयां हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार से सरकार कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। और इसके अलावा आप बता सकते थे कि भारत सरकार कैसे आत्मनिर्भर भारत वाली संकल्पना, मेक इन इंडिया जैसी संकल्पना पर काम कर रही है। डिजिटल सेवा निर्यात, सर्विस का जो निर्यात अपन देखते हैं, टेक्नोलॉजी का निर्यात अपन देख सकते हैं इसमें, आईटी सॉफ्टवेयर वाला, और जो कृषि है, खाद्य प्रसंस्करण है, उनके निर्यात की अपन बात कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर इसमें आपको चर्चा करनी थी। इस प्रकार से हमने आज जो हरियाणा में पीजीटी ज्योग्राफी का जो एग्ज़ाम हुआ उस पर चर्चा करी। एक एक क्वेश्चन को हमने डिटेल से जाना कि किस क्वेश्चन की क्या डिमांड थी और उसके अकॉर्डिंग उसका उत्तर किस तरीके से होना चाहिए था। सवाल के डिस्कशन जब करते हैं, अगर मैं यहाँ लेके आया हूँ तो हो सकता है मुझे ये चीज़ें सरल लग रही हूँ, लेकिन जब पेपर में करने बैठते हैं तो चीज़ें थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती हैं, क्योंकि थॉट प्रोसेस जो होती है वो कई बार अच्छे से भी चल जाती है, कई बार ढंग से काम नहीं कर पाती। तो पेपर का पूरा अगर मैं एनालिटिक इस तरीके से देखें कि पेपर सरल नहीं है, लगने में दिखने में ये सरल लगता है। जब आप इसको, अगर आपने आंसर राइटिंग की अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, भूगोल को आपने समझा नहीं है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है भूगोल में वो अच्छी नहीं है, तो इसमें थोड़ा आपको जोर आया होगा। बाकी नॉर्मली सब्जेक्टिव पेपर, जैसे मैंने पिछला पेपर भी डिस्कस किया था हरियाणा पीजीटी का, तो उसमें भी हमने देखा, इसमें भी हमने देखा कि सवाल दिखने में लगते हैं 15 हैं, लेकिन वो 15 सवाल जो है 25-30 तक पहुंच जाते हैं जब उसके दो पार्टीशन कर देते हैं। तो समय अवधि का बहुत ज़्यादा, कई छात्रों को जिनसे हमने बातें करी है उनका पेपर भी छूट गया क्योंकि प्रैक्टिस का अभाव था। अब प्रैक्टिस आप करोगे तभी एक क्वेश्चन को 12 मिनट में, और जो अगर 2 पार्ट है तो 6-6 मिनट में आप कर पाओगे। इनके अंदर इंट्रोडक्शन भी लिखना होता है, कंक्लूजन भी लिखना होता है, 10-10 नंबर वाले सवाल हैं, तो वो भी डिजाइन कैसे होता है, इस पर भी हम क्लासेज वगैरह, सेशन वगैरह चला रहे हैं। तो जो साथी हमारे हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये कारगर साबित हो सकता है। आप उस पर जाइए, पिछली वीडियोज़ को हमारी को देखिए, और इस सेशन पूरा जो कंटिन्यू हम इसको रख रहे हैं कि कैसे इंट्रोडक्शन को डिज़ाइन करना है, कैसे कंक्लूजन को डिज़ाइन करना है, इन सब पर चर्चा कर रहे हैं। कैसे मेन बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर, उसकी आंसर की फॉर्मेटिंग करनी है। और हमारा डेली प्रैक्टिस प्रोग्राम चल रहा है। आपने जब इस पेपर को देखा होगा तो आपको लगा होगा कि बिना प्रैक्टिस के, देखो चीज़ें इसमें जो मैंने बताई लगभग आपको आती होंगी कि हाँ इसमें इसका आंसर ऐसे रख सकते हैं, बट जब आप कॉपी में लिखने जाओगे वो आपके दिमाग में थॉट डेवलप नहीं हो पाएंगे जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आपको पता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में क्वालिफाई जब आप कर जाओगे तो सब्जेक्टिव पेपर होगा, और इसी प्रकार से वो पेपर देखने को मिलेगा। तो उसकी प्रैक्टिस आपको डेली करनी है। डेली प्रैक्टिस करोगे तो ही आप इस पेपर को पूरा अटेम्प्ट करने में सफल रहोगे, नहीं तो पेपर फिर पता चल रहा है 15 में से 10 सवाल ही आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, डेली प्रैक्टिस करिए। और जितने भी साथी हैं जिन्होंने आज ये एग्ज़ाम दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबका पेपर बहुत अच्छा गया होगा। भगवान से प्रार्थना है, ईश्वर से प्रार्थना है कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहे उसी के हिसाब से। और अब आप कुछ दिन रेस्ट करके हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है उसकी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपने खुद की जो कमियां हैं उनको फील किया होगा इस पेपर के माध्यम से। जब ओरिजिनल पेपर होता है, आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो उतना समझ में पता नहीं आया या नहीं आया। जब आप पेपर, जो वास्तविक पेपर है उसको जब करने बैठते तो आपको समझ में आता है कि आप कहाँ कहाँ कमियाँ रह रही हैं, कहाँ कहाँ गलती रह रही हैं, कैसे टाइम मैनेजमेंट में आप दिक्कत कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपने समझा होगा तो आप सुधार और अच्छा करेंगे, और जो अगली वैकेंसी है उसकी आप अच्छे से तैयारी करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पूरा सेशन पसंद आया होगा, और एक निवेदन भी है आपसे, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों तक शेयर करें ताकि इसका लाभ अन्य साथियों को भी मिल सके। थैंक यू सो मच।